हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर वर्क एनर्जी पावर के आखिरी टॉपिक को, एंड टॉपिक का नाम है पावर। हर टॉपिक की तरह इस टॉपिक को भी हम काफी डिटेल में सीखेंगे और इस पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है एंड सारी बातों को नोट डाउन करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पर जो पावर हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इस पावर को हम कहते हैं मैकेनिकल पावर। एक और पावर भी होती है जो होती है पावर ऑफ अ लेंस और अ मिरर, और हम पावर ऑफ अ लेंस और अ मिरर डिफाइन नहीं कर रहे, वो एक अलग टॉपिक है, एकदम अलग आर्टिकल है। यहां पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं मैकेनिकल पावर को, और इसी को लेकर के आज की क्लास में हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। शुरुआत करते हैं। सो पावर, तो जैसे कि हमने वर्क करना सीखा, हमने वर्क के बारे में काफी डिटेल में स्टडी की, और हमने कहा कि अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, तब उस दौरान हम कहते हैं कि जिस फोर्स को हमने अप्लाई किया है, उस फोर्स के थ्रू हमने बॉडी पे कुछ वर्क किया है। बट अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क को करने के लिए कुछ समय भी तो लेंगे। अगर मान लिया जाए आपने एक बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हुए, एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हुए बॉडी को डिस्प्लेस किया और वर्क किया, तो बॉडी को डिस्प्लेस करने में कुछ समय तो आप लेंगे ना। तब हम कहते हैं पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब किस रेट में हमने वर्क किया, कितना फास्ट या फिर कितना स्लो हमने वर्क किया है। और रेट ऑफ वर्क डिफाइन करने के लिए क्या हम कह सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो जो भी आपने वर्क किया है, उस वर्क को करने के लिए कुछ समय लिया होगा आपने, एंड आपके द्वारा रेट ऑफ डूइंग वर्क जो भी रहा होगा, उसी को आपकी हम पावर डिफाइन करेंगे, उसी को हम आपकी पावर कहेंगे। सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एंड दोनों फोर्सेस ने अलग अलग सेम अमाउंट का वर्क किया। दोनों के केस में होने वाला वर्क की वैल्यू सेम है, बट उनमें से एक फोर्स ने कम समय लिया एंड दूसरे फोर्स ने थोड़ा ज्यादा समय लिया। तो जिसने कम समय में वर्क किया, हम कहेंगे उसकी रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा है, उसने कम समय में वर्क परफॉर्म किया है और इसीलिए उसकी रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा है, मतलब उसकी मैकेनिकल पावर ज्यादा है। सिमिलरली जिस फोर्स ने वर्क करने के लिए ज्यादा समय लिया था, जिसने वर्क स्लोली किया था, हम कहेंगे कि उसकी मैकेनिकल पावर कम है, उसका पावर कम है। एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो कि मान लिया जाए हमारे घर की छत में 1000 लीटर की टैंक है और हमारे पास एक छोटा पंप है जिसके थ्रू हम बोरवेल से पानी चढ़ाना चाहते हैं हमारी टैंक पे। नाउ अब मान लेते हैं कि जो हमारे पास छोटा पंप है, उसको जैसे ही हमने चालू किया, उसको ऑन किया, तो उसने उस टैंक को भरने के लिए आधे घंटे का समय लिया। परफेक्ट। अब उसका क्या वर्क था वहां पर, उसका वर्क था कि बोरवेल से पानी को टैंक तक डिस्प्लेस करके वहां पर फिलअप करने का। तब उसने वर्क किया एंड 1000 लीटर का जो हमारी टैंक थी उसको फिलअप कर दिया, और उसको उसने लिया 30 मिनट कंप्लीट करने के लिए। अब मान लेते हैं उस पंप की जगह में एक बड़ा पंप है जो सेम काम कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर को टैंक तक पहुंचा रहा है, एंड उसने समय लिया मान लेते 10 मिनट। परफेक्ट। तो क्योंकि यहां पर दोनों के केस में होने वाला वर्क सेम है, बट एक पंप ने लिया है समय 30 मिनट एंड दूसरे पंप ने लिया है समय 10 मिनट, तब हम कहेंगे कि जिसने कम समय लिया उसकी मैकेनिकल पावर ऑब्वियसली ज्यादा होगी, वो ज्यादा पावरफुल होगा। तब इस तरह से हम रेट ऑफ डूइंग वर्क को डिफाइन करते हैं। तो जिसकी मैकेनिकल पावर ज्यादा होगी वो कम समय में वर्क परफॉर्म कर पाएगा, और जिसके लिए मैकेनिकल पावर कम होगी वो उसी वर्क को करने के लिए रिलेटिवली ज्यादा समय लेता है। सो इफ टू फोर्सेस डू इक्वल वर्क इन अनइक्वल टाइम, वी से द फोर्स विथ लेस टाइम हैज डिलीवर्ड मोर पावर देन फोर्स विथ मोर टाइम। परफेक्ट। तो यहां पर हमारे पावर को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। आपने कितना काम कितने समय में किया है, उसी को तो हम, या उसी के रेशियो को तो हम रेट ऑफ डूइंग वर्क कहेंगे, और इस तरह से हम पावर को डिफाइन करते हैं। अब यहां पर दो बातें हैं। जनरली फिजिक्स में हम ऑलमोस्ट हर फिजिकल क्वांटिटीज की दो वैल्यू डिफाइन करते हैं, एक होती है एवरेज वैल्यू और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जब भी हमें एवरेज वैल्यू डिफाइन करना होता है, जनरली हम अलजेब्रिक इक्वेशन लिखते हैं, और जब भी हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन करना होता है हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक उसी नोट पे यहां पर अगर हमें एवरेज पावर की बात की जाए, ये हमारा एवरेज पावर कितना है, तो हमको टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम करना होगा, हमें टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना होगा, और इसकी मदद से हम एवरेज पावर की वैल्यू को निकाल पाएंगे। मतलब अगर आपने डेल्टा टी समय लिया, यहां पर डेल्टा टी हमारा टाइम इंटरवल है, जिस टाइम इंटरवल में हमने डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट का वर्क किया है, तब टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम विल बी आवर एवरेज पावर
इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा टी समय के इंटरवल में जो हमारा एवरेज पावर होगा वो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी होगा। नाउ अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर की रिक्वायरमेंट हो तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम टाइम के एक बहुत छोटे से वैल्यू को डिफाइन करेंगे, उस छोटे से समय में हमको वर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा एंड उस छोटे से वर्क अपॉन इस छोटे से टाइम इंटरवल को हम कहेंगे उस इंस्टेंट की पावर, और उस हिसाब से हमारे इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू हो जाएगी P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। यहां पर डी टी एक छोटा सा समय है, डी डब्ल्यू उस छोटे से समय में हुआ वर्क है, और उनके रेशियो को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ डी डब्ल्यू को हम और आगे क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर। हम जानते हैं डी डब्ल्यू की वैल्यू एफ डॉट डी आर होती है, डी टी अपनी जगह पर रहने दिया, डी आर इज आवर डिस्प्लेसमेंट, डी टी इज आवर टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, इट इज वेलोसिटी, और इसीलिए इंस्टेंटेनियस पावर को फाइंड आउट करने का हमारा एक फॉर्मूला है विच इज एफ डॉट वी। फोर्स एंड वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर करता है। यहां पर आपको जिस इंस्टेंट की पावर की रिक्वायरमेंट है उस इंस्टेंट पे लगने वाला फोर्स एफ है, एंड उस इंस्टेंट पे जो हमारी बॉडी की वेलोसिटी होगी वो वी है। एफ एंड वी उस इंस्टेंट पे लगने वाले फोर्स एंड बॉडी की वेलोसिटी होगी जिस इंस्टेंट की आपको मैकेनिकल पावर पूछी जाएगी, और उस इंस्टेंट को लेकर के हमें डॉट प्रोडक्ट यहां पे डिफाइन करना है। तो अगर आपका समय बदलता जाएगा, अगर आप अलग अलग मोमेंट पे पावर फाइंड आउट करेंगे, तब उस केस में अलग अलग मोमेंट में अलग अलग एफ हो सकता है, अलग अलग वी हो सकती है, एंड अकॉर्डिंगली अलग अलग एफ डॉट वी की वैल्यू आ सकती है। तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग इंस्टेंटेनियस पावर हो सकता है, बट जब भी हमें एवरेज पावर की वैल्यू निकालनी हो तब हम टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम की बात करेंगे, और इसकी मदद से हम एवरेज पावर को निकाल लेंगे। यहां पर एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूं, वो ये है कि जैसा कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक बॉडी में एक साथ कई सारे फोर्सेस लग सकते हैं, एक बॉडी एक साथ कई सारे फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकती है, और उस केस में आपको जिस फोर्स के लिए मैकेनिकल पावर पूछा जाएगा आपको उसी फोर्स के वर्क को यहां पर नोट डाउन करना है, उसी फोर्स के द्वारा हुए वर्क को यहां पर लिखना है। अगर आपको बोलेगा कि रिजल्टेंट फोर्स के लिए वर्क, रिजल्टेंट फोर्स के लिए कितना पावर डिलीवर हुआ है बताओ, तब आपको रिजल्टेंट फोर्स के लिए वर्क लिखना होगा। अगर उसमें से आपको बोलेगा किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए पावर बताओ या किसी पर्टिकुलर फोर्स का पावर डिलीवरी बताओ, तो हमें उसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए हुआ वर्क लिखना है डिवाइडेड बाय जो भी समय लिया होगा उस फोर्स ने वर्क करने के लिए, वो हमको यहां पर डिवाइड करना है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आपको पावर पूछा जाए, जिसका पावर पूछा गया है हम उसी के पावर की बात करेंगे, हम उसी के वर्क की बात करेंगे, अदर से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ पावर। अब क्योंकि पावर को हमने डिफाइन किया एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, हमने पावर को डिफाइन किया P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो जो भी पावर की यूनिट होगी वो होगी यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। जो भी रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज होती है वही रिलेशन उनके यूनिट्स के बीच में भी होती है, और इसीलिए पावर की यूनिट यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ टाइम होगी। और क्योंकि एसआई सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है जूल एंड टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, एसआई सिस्टम में पावर की यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड, जिसे हम वॉट भी कहते हैं। तो आपके पावर की एसआई यूनिट को आप जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं या फिर इसे वॉट भी कह सकते हैं, दोनों बातें बराबर हैं। ठीक। नाउ क्योंकि पावर को हमने वर्क अपॉन टाइम से ऑब्टेन किया, और क्योंकि वर्क एंड टाइम दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, यहां पर पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते थे, क्योंकि पावर को हमने डिफाइन किया एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, एंड क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तब यहां पर एफ डॉट वी से मिलने वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, और इसीलिए पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अब अगर मैं पावर के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -3। इसे आप बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको पावर को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, और एक बार आप पावर को ब्रेक करते करते इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हो, आप बहुत इजीली इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर लोगे। एक और यूनिट है पावर की जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, और वो यूनिट होती है हॉर्स पावर, जिसे हम एचपी से शो करते हैं। हॉर्स पावर भी पावर की एक यूनिट है, बट ये एसआई यूनिट नहीं है। पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, जूल पर सेकेंड होती है, बट एक चलन में और यूनिट है जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर, एंड एक हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वॉट।
1 HP इक्वल टू 746 वॉट होता है। लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम जनरली 746 को 750 मान करके सॉल्व कर लेंगे। उससे होगा क्या, उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, हम थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे और उससे हमारा समय बचेगा। 746 एंड 750 में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, फर्क माइनर है, और इससे जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। उसमें जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर के काफी क्लोज होगा, और इसीलिए समय बचाने के लिए हम हॉर्स पावर की वैल्यू 746 न लेकर के जनरली हम क्या ले लेंगे, 750 वॉट ले लेंगे। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बहुत बड़ा रोल होता है स्पीड का। आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आप गिवन टाइम में उतने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जिससे अल्टीमेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन के आंसर की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने लग गए तब उस केस में आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय बढ़ जाएगा, जिससे गिवन टाइम में आप कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली आपका स्कोर गिर जाएगा। इसीलिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर क्वेश्चंस के आंसर की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में ज्यादा फोकस नहीं करते, हम टेंटेटिव वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, तब आपको ये देखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एंड जनरली ऑप्शंस के बीच में बड़ा फर्क होता है। तो अगर आप टेंटेटिव वैल्यू भी निकालते हो तब आप बहुत इजीली जज कर लोगे कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, जिससे अल्टीमेटली आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का समय कम लगे होगा और उससे आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। और इसीलिए जब भी हमको जरूरत होगी हम हॉर्स पावर की वैल्यू को 746 की जगह में 750 वॉट ले लेंगे, जिससे अल्टीमेटली हमारा समय बचे। परफेक्ट। अब यहां पर मैंने पावर को लेकर के 2 नोट्स लिखे हैं आपके लिए, जिनको आपको बड़े ध्यान से समझ लेना है। अब क्योंकि पावर को हमने डिफाइन किया एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/dt से, क्योंकि हम पावर की वैल्यू को ऑब्टेन कर रहे हैं, तब हम कहते हैं कि वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हो तब उस केस में किसी भी पॉइंट का जो स्लोप होगा वो उस पॉइंट की क्या देगा, हमें इंस्टेंटेनियस पावर को देगा। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं दैट डिफरेंशिएशन गिव्स स्लोप, एंड स्लोप होता है tan थीटा एट अ पॉइंट। तब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो किसी भी पॉइंट के स्लोप की वैल्यू जो होगी, किसी भी पॉइंट के लिए जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो उस पॉइंट के मैकेनिकल पावर को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब भी आपको वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो और पावर पूछा जाए, आप सिंपली क्या करना है, स्लोप निकाल लेना। अगेन क्योंकि पावर dw/dt है तो w क्या होना चाहिए, w विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p dt, एकदम रिवर्स प्रोसेस है। अब अगर आपको ग्राफ दिया किनके बीच में, पावर एंड टाइम के बीच में, तब आपको अगर वर्क पूछा जाए तब आपको डेफिनेटली क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा एरिया। ये बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं दैट इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर ए ग्राफ। तो क्योंकि अगर हमें ग्राफ पावर वर्सेस टाइम में दिया हुआ है तब उस केस में जो भी एरिया की वैल्यू होगी, ओवरऑल एरिया की वैल्यू होगी, वो हमारा ओवरऑल क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। तो पावर वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको वर्क अगर निकालना हो तब उस केस में आप एरिया निकाल लेना, उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको वर्क मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट हेडिंग की, दैट इज एफिशिएंसी। एंड एफिशिएंसी को शो करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं उस सिंबल को हम कहते हैं ईटा। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इस सिंबल को ईटा पढ़ा जाता है, ETA स्पेलिंग होती है। तो चलिए अभी मैं आपको एफिशिएंसी समझाता हूं। तो जब भी हम कुछ वर्क करते हैं, वर्क को हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं। हर एक वर्क का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और जब भी हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश कर रहे होते हैं ड्यूरिंग वर्क, मिलने वाला आउटपुट हमेशा इनपुट की तुलना में कम होता है। हमें जो आउटपुट मिलता है हमारे ऑब्जेक्टिव का वो जनरली इनपुट की तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने चलिए एक एग्जांपल रखता हूं। एग्जांपल ऐसा है कि सपोज हमारे पास एक बल्ब है, एंड इस बल्ब की जो मान लेते पावर रेटिंग है वो है 20 वॉट। 20 वॉट की मान लेते हमारी इनपुट पावर है, जिसको मैं 20 जूल पर सेकेंड भी लिख सकता हूं। इसका यह मतलब रहा कि हर सेकेंड इस बल्ब को मुझे 20 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी इसे ग्लो कराने के लिए। परफेक्ट। अब बताइए हमारे बल्ब का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये हमारे बल्ब का ऑब्जेक्टिव है लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करना। बल्ब का ऑब्जेक्टिव होता है लाइट को ग्लो करना या लाइट को एमिट करना। नाउ इस सिचुएशन में मान लेते कि जो लाइट हमें मिल रही है वो मिल रही है 10 वॉट। तब इस केस में हमारा जो आउटपुट है, जो पावर हम गेन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो कितना हुआ, 10 वॉट हुआ, जिसको मैं कह सकता हूं 10 जूल पर सेकेंड। तो मैंने इस बल्ब को ऑपरेट करने के लिए हर सेकंड दिया था 20 जूल की एनर्जी, बट मुझे कितनी एनर्जी मिल रही है लाइट के फॉर्म में, मुझे मिल रही है
10 जूल की एनर्जी हर सेकंड लाइट के फॉर्म में, तो बाकी मेरा 10 जूल पर सेकंड जा कहाँ रहा है, तब हम कहते हैं कि वो हीट के फॉर्म में सराउंडिंग की तरफ एमिट हो जा रहा है। हीट के फॉर्म में जो हमारी बल्ब है रिमेनिंग 10 जूल की एनर्जी हर सेकंड को सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। तब इस केस में टोटल इनपुट एनर्जी एंड टोटल आउटपुट एनर्जी तो ठीक है, दोनों इक्वल रहेंगे हमेशा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी वायलेट नहीं करता, वो हमेशा हर सिचुएशन में सही साबित होता है। तो टोटल इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट एनर्जी, इसको लेकर के कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बल्ब के ग्लो कराने के पीछे जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने इसे हर सेकंड 20 जूल की एनर्जी दी थी, उस 20 जूल की एनर्जी में सिर्फ 10 जूल की एनर्जी मुझे लाइट के फॉर्म में मिली, रिमेनिंग जो हमारी 10 जूल थी वो हमारे लिए लॉस है। तब हम कहते हैं कि मेरा आउटपुट हो गया 10 वॉट का एंड इनपुट हो गया हमारा 20 वॉट का। और यहां पर हम डिफाइन करेंगे एफिशिएंसी एज द आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। हमारी एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं हम एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। अब मैं समझता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं। मान लेते हैं कि एक भारी सी बॉडी है और उसको आप पुश करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर के गए। तब वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव था कि भैया उस भारी बॉडी को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाएं और आपने पुश करना चालू किया। बट उस दौरान क्या आप थकोगे नहीं? ऑब्वियसली आपकी बॉडी से पसीना भी निकलेगा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट भी होगा एंड डेफिनेटली उस बॉडी को मूव करवाने के दौरान आपको फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन के दौरान वहां पर साउंड एनर्जी का क्रिएशन होगा। तो डेफिनेटली हमारा जो आउटपुट था वो कम है इन कंपैरिजन टू जो हमने इनपुट दिया। हमारी इनपुट एनर्जी का एक पार्ट हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में भी यूज हुआ, साउंड एनर्जी को क्रिएट करने में भी यूज हुआ एंड रब होने वाली बॉडी एंड सरफेस के बीच में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। और इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पर भी हमारा आउटपुट क्या है, इनपुट की तुलना में कम है। टोटल इनपुट जो है हमारा, ये टोटल एनर्जी जो हमने दी है वो अल्टीमेटली ओवरऑल आउटकम के साथ इक्वल ही होगी, बट हमारे ऑब्जेक्टिव का जो आउटकम होगा वो हमेशा इनपुट की तुलना में क्या होता है, कम होता है। और इसीलिए एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। आउटपुट हमेशा क्या होगा, इनपुट की तुलना में छोटा होगा और इसीलिए एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से कम होती है। अगर आपको परसेंटेज के टर्म्स में डिफाइन करना हो तब आपको इंटू 100 करना पड़ेगा एंड परसेंटेज के टर्म्स में आपकी एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 100% से कम होती है। ये बात आपको हमेशा समझना है कि किसी भी मशीन के लिए आज तक एफिशिएंसी की वैल्यू 100% नहीं आई, ये हमेशा 100% से छोटी ही होती है। बट आइडियल केस में अगर हमें किसी सिचुएशन में कहा जाए तब हम 100% ले सकते हैं, अदरवाइज कभी भी किसी भी मशीन के वर्क करने के दौरान एफिशिएंसी 100% नहीं आती। ठीक, अब क्योंकि ये दो पावर का रेशियो है, यहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगी और इसीलिए हम कहते हैं कि एफिशिएंसी एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और इसको हम और भी किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा टोटल यूजफुल वर्क कितना हुआ है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल हमने कितना वर्क किया। आपको कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर में भी अगर आप टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आउटपुट वर्क हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इनपुट वर्क जो आपने दिया था या जो आपने किया था टोटल, है ना। तब इसको आप वर्क के रेशियो के टर्म्स में भी लिख सकते हो, पावर के रेशियो के टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में आंसर आपको सेम मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स की। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड, पावर एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज पुल्ड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन ऑफ एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। If the block moves with an acceleration of 1 meter per second square, find the power delivered by the pulling force at a time 3 seconds after the motion starts. What is the average power delivered by this pulling force during the 3 seconds after the motion starts? तो ठीक है, देखिए यहां पर हमें दो सवाल पूछे गए हैं। एक सिचुएशन दिया है हमें और इस सिचुएशन के लिए हमें एट 3 सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस पावर बताना है एंड ड्यूरिंग 3 सेकेंड मतलब एवरेज पावर भी बताना है। इंस्टेंटेनियस पावर किसी इंस्टेंट पे फाइंड आउट करते हैं एंड एवरेज पावर को हमेशा हम एक टाइम इंटरवल के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हमें दोनों ही बातें पूछी गई हैं और दोनों ही क्वांटिटीज को निकालना हमने सीखा। इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू होती है P डॉट V एंड एवरेज पावर की वैल्यू होती है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, एंड हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं निकाल करके दिखाता हूं एंड आपको मैं सिचुएशन भी समझाता हूं।
सिचुएशन कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू दी है 37 डिग्री, और इसमें एक 4 kg की ब्लॉक को रख दिया गया है जिसे ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है बाय अ फोर्स, एंड जिसके कारण ऊपर की तरफ जो बॉडी में एक्सीलरेशन गेन हुआ उसकी वैल्यू दी है हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है कि एग्जैक्टली 3 सेकेंड पे या एट 3 सेकेंड पे इस पुलिंग फोर्स ने इस बॉडी पे कितना पावर डिलीवरी किया होगा। तो क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है तो P की जगह में मैं लिख सकता हूं F.V। अब अगर मुझे 3 सेकेंड के इंस्टेंटेनियस पावर की रिक्वायरमेंट है तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि एट 3 सेकेंड हमने कितना फोर्स लगाया होगा, एंड एग्जैक्टली एट 3 सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी रही होगी, एंड डॉट प्रोडक्ट के लिए उनके बीच का एंगल की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमें आगे F निकालना है, V निकालना है, तब जाकर के हमको पावर P मिलेगा। तो F निकालने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ की मदद लेनी पड़ेगी, एंड V निकालने के लिए आपको काइनेमेटिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो आप देखिए इस सवाल में हम काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज एंड वर्क एनर्जी पावर तीनों चैप्टर के कंबाइंड कॉन्सेप्ट को यूज होता हुआ देख रहे हैं। तो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आप एक से ज्यादा चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए F की वैल्यू निकालते हैं। तो क्योंकि बॉडी प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है तो नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, और वो फोर्स हमने अप्लाई किया है जिसके लिए पावर डिलीवरी पूछी गई है, तब उस फोर्स को मैं मान लेता हूं F। इसके अलावा इस बॉडी पे और भी तो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? तो पहला तो ग्रेविटी लगाएगी नीचे की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg डेफिनेटली लग रहा होगा। इसके अलावा नॉर्मल फोर्स भी लगेगी, फ्रिक्शन तो नहीं लग सकती क्योंकि सरफेस स्मूथ है, तो एक नॉर्मल फोर्स n भी एक्ट कर रहा होगा। तब यहां पर क्योंकि मूवमेंट अलोंग द प्लेन है तो नॉर्मल फोर्स की कोई भी कंपोनेंट अलोंग द प्लेन नहीं आएगी। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। एंड अगर मैं mg की दो कंपोनेंट लूं, एक कंपोनेंट आएगी परपेंडिकुलर टू प्लेन और एक और आएगी पैरेलल टू प्लेन, तो जो परपेंडिकुलर टू प्लेन वाली कंपोनेंट होगी वो नॉर्मल फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएगी, एंड पैरेलल टू प्लेन आएगी वो F को अपोज करेगी। तो पैरेलल वाली कंपोनेंट कितनी होती है अगर आपको याद हो तो ये होती है mg sin थीटा, है ना। अगर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन हो तो पैरेलल कंपोनेंट होती है mg sin थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट होती है प्लेन के mg cos थीटा। तब यहां पर क्योंकि बॉडी का एक्सीलरेशन अपवर्ड हो रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स भी अपवर्ड होना चाहिए। इसका मतलब F बड़ा है, mg sin थीटा छोटा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं नेट फोर्स को? मैं लिख सकता हूं F माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू m इंटू a, और इस एक्सप्रेशन की मदद से मुझे F मिल जाएगा। तो F इक्वल्स टू m की जगह में 4, एक्सीलरेशन इज गिवन टू बी 1, LHS के सेकेंड टर्म को RHS में भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, g की वैल्यू को हम पुट करते हैं 10, तो यहां पर m इंटू जी मीन्स 4 इंटू 10 will become 40, एंड sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो फाइनली मुझे फोर्स की वैल्यू मिल गई, इट इज 4 प्लस, नाउ 40/5 इज 8 इंटू 3 इज 24। सो फाइनली मुझे फोर्स की वैल्यू मिली है 28 न्यूटन। तो मुझे फोर्स F तो मिल गया जो हमने लगाया है, परफेक्ट। और ये यूनिफॉर्म फोर्स है। यूनिफॉर्म कैसे? क्योंकि जब तक आपकी एक्सीलरेशन नहीं बदलेगी तब तक आपका ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स भी नहीं बदलना चाहिए। तो F तो मुझे मिल चुका है। अब हम मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? V की। तो V की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए, तो शुरुआत में U की वैल्यू 0 थी, V तो मुझे चाहिए, एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमको V चाहिए एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम की जगह में 3 सेकेंड हो गया। तो इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड करने वाली इक्वेशन कौन सी है? इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, दैट इज V इक्वल टू U प्लस 80। तब उस हिसाब से V की वैल्यू आपको एक बार में मिल जाएगा, 0 प्लस 1 इंटू 3 दैट इक्वल्स टू 3। सो फाइनल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंस्टेंटेनियस पावर कितना होने वाला है, इट इज F V cos 0 डिग्री। नाउ वाई cos 0, यहां पर एंगल की वैल्यू में 0 डिग्री क्यों ले रहा हूं? क्योंकि फोर्स भी ऊपर की तरफ है, बॉडी भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मींस F एंड V दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। एंड F की जगह में मैं पुट कर देता हूं, मुझे मिला है 28, V की जगह में मैं पुट कर देता हूं 3, cos 0 की वैल्यू होती है 1। सो फाइनली आंसर आ गया कितना? इट इज इक्वल टू 84 वॉट, और यही हमारे इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू होगी। अब हमें बोला है कि 3 सेकेंड के इंटरवल में एवरेज पावर कितना होगा। तो एवरेज पावर को निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को लेकर के तो कोई दिक्कत है ही नहीं,
टोटल टाइम को लेकर के तो कोई दिक्कत है ही नहीं, टोटल टाइम तो हमको 3 सेकेंड दिया है, हमको टोटल वर्क चाहिए जो हमारे अप्लाइड फोर्स ने किया होगा। तो क्योंकि वर्क निकालने का फॉर्मूला एफ डॉट आर होता है, तब मुझे 3 सेकेंड में बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई होगी वो बात को निकाल लेना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन को यूज कर लेता हूं। तो सेकंड इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इससे मुझको ये मिल जाएगा कि 3 सेकेंड में बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई। तो यू तो 0 था, सो हाफ ए की जगह में 1, टाइम की जगह में 3 का स्क्वायर हो गया 9, सो दिस इज इक्वल टू 4.5 मीटर। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो हमारी बॉडी है वो 4.5 मीटर डिस्प्लेस हुई होगी। तब वर्क कितना रहा होगा, तो वर्क होगा एफ आर कॉस थीटा। तो फोर्स की जगह में लिख दिया हमने 28, डिस्प्लेसमेंट की जगह में लिख दिया हमने 4.5, एंड क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तब मुझे क्या मिल जाना चाहिए, मुझे मिल जाना चाहिए कि हमने टोटल वर्क किया कितना है। तो मुझे टोटल वर्क तो मिल ही गया। अब अगर मुझको एवरेज पावर की वैल्यू चाहिए तो बस एक बार में आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह में लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं 28 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की जगह में लिख देता हूं 3। सो फाइनली 4.5 अपॉन 3 विल बिकम 1.5। तो 15 को मैं 28 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं क्या आंसर अल्टीमेटली मुझे मिलने वाला है। सो फाइनली जो मुझे आंसर मिलने वाला है वो देख लेते हैं कितना आ रहा है। सुनाओ, 15 8 जा हो गया 120, तो यहां आया 0, कैरी बचा 12, 15 2 जा 30, एंड 30 प्लस 12 बिकम्स 42, एंड क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए तो एक डिजिट मैंने यहां पर लगा दिया क्योंकि यहां पे 4.5 था। सो फाइनली आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 42 वॉट, और यही हमारे एवरेज पावर की वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ 100 मीटर हाई फॉल इज टू बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। ए 3.6 into 10 to the power 5 kg of water falls per hour and half the gravitational potential energy can be converted into electric energy. How many 100 watt lamps can be lit? चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो जनरली हमको ये पूछा गया है कि अगर हम एक हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर को फॉल करा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तब इस सिचुएशन में 100 वॉट के कितने लैंप को हम ग्लो करा पाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि n बल्ब को हम ग्लो करा पाएंगे। परफेक्ट। तो नाउ पावर क्या होता है, पावर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, एंड यहां पर हम वर्क को एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्क एंड एनर्जी दोनों सिमिलर प्रोसेस हैं। परफेक्ट। सो नाउ अब अगर मैं ये मान करके चलूं कि टोटल n बल्ब को, कैपिटल N बल्ब को ग्लो किया जा सकता है, तो अगर एक बल्ब के पावर की वैल्यू 100 है तो n बल्ब के पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 100। तो इतना मुझको अपना आउटपुट पावर चाहिए। अब बोला है कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी पानी के पास, उसकी आधी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाए, बाकी आधी एनर्जी लॉस हो गई। हो सकता है लॉस हो जाए, तब उस केस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, इट विल बी mgh, एंड इसका आधी एनर्जी हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, और टाइम अपनी जगह पर रहने दो t, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंप्लाइज दैट अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू हो जाएगी mgh अपॉन 2t इंटू 100, और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हमें आंसर मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। तो इंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू, अब यहां पर आप देखो बोला है कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 kg ऑफ वाटर फॉल्स पर आवर, मतलब आपको रेट ऑफ फॉल दिया है कि नहीं, तो कितना मास कितने टाइम में गिर रहा है, आपको m बाई टी की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, और इसके लिए m बाई टी को डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 मास की वैल्यू हो गई, एंड टाइम दिया मुझको पर आवर, तो एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, दैट इज 3600 सेकंड। हमको एसआई सिस्टम में सारी यूनिट को कन्वर्ट करना होगा, तो m बाई टी का मामला कंप्लीट हो गया। g की जगह में लिख दिया 10, हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, दैट इज 100 मीटर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 को हमें अभी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ 100 एंड 100 आपस में कैंसिल हो गए। परफेक्ट। यहां पर मैं मीटर जो लिखा है यूनिट मैंने, उसको मैं मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ अब अगर मैं 3.6 अपॉन 3600 करूं, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1000। परफेक्ट। इनटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 बिकम्स 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 रहने दो। नाउ
10 to the power 6 by 1000 becomes 10 to the power 3, that is 1000, and 1000 by 2 becomes 500. तो टोटल 500 बल्ब को ग्लो करवाया जा सकेगा और इसीलिए 500 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि काउंटिंग की बात हो रही है, सो यहाँ पर 500 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ बॉडी ऑफ मास m is thrown at an angle theta to the horizontal with a speed u. Find a power at a distance half the maximum height, b power delivered by gravity as a function of time t. यहां पर दो क्वेश्चंस हैं एंड ये जो सवाल है वर्क एनर्जी पावर के अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन से भी रिलेटेड है और इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है m मास की जिसको हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म करते हुए u स्पीड के साथ फेंका गया और हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट की आधी दूरी पे ग्रेविटी कितना पावर डिलीवर कर रही होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहां पर हमें कहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म करते हुए बॉडी को फेंका गया विद अ स्पीड u और इस दौरान इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। परफेक्ट, इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी को कवर करना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट कहां पर होगी? तो मैक्सिमम हाइट होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर जो बॉडी की हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी, जिसको हम कैपिटल H से शो कर रहे हैं। एंड कैपिटल H की वैल्यू होती कितनी है? ये होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होती है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट की आधी दूरी पे पावर डिलीवरी ग्रेविटी की कितनी होगी। तो आधी दूरी पे तो यहीं पर कहीं एक पॉइंट आना चाहिए और यहां पर जो हमारी बॉडी की हाइट होगी वो मैक्सिमम हाइट की आधी होगी और यहां पर मैं वेलोसिटी को मान लेता हूं v जो हो चुकी है। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी ने जो या बॉडी की वेलोसिटी ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फॉर्म किया है उस एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा। एक्चुअली जब आप बॉडी को फेंकते हो किसी एंगल थीटा के साथ, तो जब तक वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचती है एंगल की वैल्यू जो होती है हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी की, वो एंगल कम 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 होते होते टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो जाता है 0 एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो जाती है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी का एंगल जो होता है वो 0 हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के टॉप मोस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा फ्रॉम थीटा टू 0 डिग्री। एंड जब फिर बॉडी वापस आना चालू करती है तब वापस से एंगल की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 से बढ़ते बढ़ते फाइनली थीटा मेंटेन हो जाती है। और इस केस में जो फाइनल एंगल फॉर्म होगा, फाइनल वेलोसिटी ड्यूरिंग इट विल हिट द ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल वापस से थीटा बन जाता है। खैर, तो अभी हम कहते हैं कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो v है एंड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म हुआ है वो अल्फा है। अब इस केस में हम वेलोसिटी v की दो कंपोनेंट ले सकते हैं, वन अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अदर अलोंग द वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल की तरफ जो कंपोनेंट होगी वो हो जाएगी v cos अल्फा एंड वर्टिकल की तरफ जो कंपोनेंट हो जाएगी वो हो जाएगी v sin अल्फा। सिमिलरली जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है इसको भी मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकता हूं अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल की तरफ हमारी इनिशियल वेलोसिटी की जो कंपोनेंट होगी वो होगी u cos थीटा एंड वर्टिकल की तरफ जो कंपोनेंट होगी वो हो जाएगी u sin थीटा। एक्चुअली हम एक वेक्टर क्वांटिटी को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक बहुत पावरफुल मेथड है प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और उसी मेथड को यूज करके मैं इस प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व करना चाहता हूं। तो जब बॉडी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट तक पहुंची तब वहां पर एक ही फोर्स लग रही है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा बॉडी किसी भी तरह के अदर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रही। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक ही फोर्स है mg, नीचे की तरफ कोई और फोर्स है ही नहीं। तो एकमात्र फोर्स mg नीचे की तरफ है और v मेरी वेलोसिटी है और बोलता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेविटी ने कितना पावर डिलीवर किया हुआ है हमें बताना, इस एग्जैक्ट मोमेंट पे बताना है। ठीक, तो किसी भी एग्जैक्ट मोमेंट पे या किसी इंस्टेंट पे अगर हमें पावर पूछा जाए तो हमें कौन सा पावर पूछा गया है? ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस पावर। एंड इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू क्या होती है? होती है F डॉट v। ये हमने सीखा। अब यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं F v cos थीटा। अगर मैं F एंड V के बीच में एंगल थीटा मान करके चलूं तो यहां पर जो थीटा आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन में, ये थीटा एक्चुअली इस थीटा से अलग है। ये मेरे डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने F एंड V के बीच के एंगल को डिफाइन किया है थीटा। तो इस थीटा को आप ये थीटा मत मान करके चलना, ठीक है। इसके लिए काम करता हूं मैं, चलिए इसके लिए मैं इस एंगल को मान लेता हूं बीटा, जो ज्यादा बेटर रहेगा। एंगल को मैं बीटा मान लेता हूं और अभी आप ये मान करके चलिए कि फोर्स
एंड वेलोसिटी के बीच में रहने वाला जो एंगल है वो है बीटा, ताकि कंफ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा ना हो। अब पावर p की वैल्यू बताने के लिए मुझे f की जरूरत है, v की जरूरत है एंड cos बीटा की जरूरत है। तो f को लेकर के तो हम एकदम क्लियर हैं कि f की वैल्यू mj के इक्वल होगी। अब मुझे बताना है v एंड cos बीटा की वैल्यू, लेकिन v एंड cos बीटा की वैल्यू निकालना हल्का डिफिकल्ट हो सकता है, प्रोसेस लेंदी हो सकता है, और इसीलिए प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक उपाय करते हैं। यहां पर हमने जो वेलोसिटी की दो कंपोनेंट ली है, हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या फिर वेलोसिटी की कंपोनेंट्स के अलोंग पावर की वैल्यू को निकाल लेते हैं। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज v की वैल्यू निकालना एंड बीटा की वैल्यू निकालना, जो कि अल्फा प्लस 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये हल्का डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो वेलोसिटी की यहां पर दो कंपोनेंट हुई, एक हुई v cos अल्फा अलोंग द हॉरिजॉन्टल, एक और हुई v sin अल्फा अलोंग द वर्टिकल। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल की तरफ पावर डिलीवरी कितना होगा? तो अगर मैं ये देखूं कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो मेरी वेलोसिटी की कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रहने वाला एंगल है 90 डिग्री, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पावर निकालूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 है, हम कहेंगे कि ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ जो पावर डिलीवरी होगी दैट विल बी जीरो, वो जीरो हो जाएगी। और इसीलिए हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पावर की वैल्यू को लेकर के कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, इट इज परफेक्टली जीरो। अब हमको किधर निकालना बच गया? अब बच गया हमें वर्टिकल की तरफ। तो वर्टिकल की तरफ अगर मैं देखूं तो फोर्स नीचे, वेलोसिटी ऊपर, और क्योंकि यहां पर फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 डिग्री आ रहा है, तो यहां पर cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, और यहां पर एक नॉन जीरो पावर होना चाहिए। और इसीलिए यहां पर मैं लिख सकता हूं f की जगह में मैं इसी f v cos बीटा को अब क्या लिख सकता हूं, इसकी जो भी वैल्यू आती वो किसके इक्वल होगी मैं बताता हूं। तो f की वैल्यू हो गई mg, करेक्ट। वेलोसिटी की जगह में ले लेता हूं मैं v sin अल्फा, यहां पर आ जाएगा हमारा v sin अल्फा, एंड जो हमारी फोर्स है mg एंड जो v sin अल्फा है, उनके बीच में रहने वाला एंगल हो गया 180 डिग्री, और यहां पर मुझे cos 180 डिग्री लिख देना चाहिए। तो जो भी वैल्यू f v cos बीटा की आती, एग्जैक्टली वही वैल्यू mg v sin अल्फा cos 180 की भी आएगी। रीजन बड़ा सिंपल है कि यहां पर मैंने जो ये इक्वेशन लिखी है, इसको मैंने रिजॉल्व करके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के अलोंग सेपरेट किया इक्वेशंस को। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल की तरफ पावर डिलीवरी कितनी, दैट इज जीरो, वर्टिकल के अलोंग जो भी होगी वो मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक, अब मेरी सारी कोशिश किस चीज को निकालने की रहेगी? अब मुझे चाहिए v sin अल्फा की वैल्यू। तो अगर मैं v sin अल्फा निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा, मेरी बात बन जाएगी। अब v sin अल्फा को निकालने के लिए मुझे काइनेमेटिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अगर काइनेमेटिक्स की मदद लूं तो मैं बड़े आराम से v sin अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं निकाल करके दिखाता हूं। तो हम लोग बात करते हैं वर्टिकली, तो वर्टिकली हम बात करते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप ही बताइए, वर्टिकल को हम वाई एक्सिस मान करके चल रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? इट विल बी इक्वल टू u sin थीटा, इजंट इट ट्रू? वर्टिकल डायरेक्शन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो है हमारी v sin अल्फा, जिसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की वैल्यू है g, जो कि डाउनवर्ड होने के कारण मैं नेगेटिव ले लेता हूं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड को मुझे नेगेटिव लेना चाहिए। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, और इसीलिए वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट y होगा वो होगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, जिसकी वैल्यू होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब मुझे इन चारों क्वांटिटीज को इंक्लूड करने वाली एक इक्वेशन लिखनी है, और क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, मैं काइनेमेटिक्स की यहां पर थर्ड इक्वेशन को यूज कर सकता हूं। और थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay। मैं वर्टिकल डायरेक्शन के लिए y लिखता हूं, और इसकी मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, मुझे v की जरूरत है, परफेक्ट। तो v की जगह में लिख देता हूं मैं v sin अल्फा, इसका स्क्वायर रहने दिया जाए, माइनस u स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी? u sin थीटा, जिसका स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह में लिख देंगे -g, एंड y की जगह में आ जाएगी वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, सॉरी 4g, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहां पर 4g आना चाहिए। तो फाइनली आप देखिए, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं
यहां पर आप देखिए, मैं कलर बदल के दिखा रहा हूं आपको। तो जी एंड जी आपस में कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4 हो गया। तो मेरे पास अब आरएचएस में कितना बचा, आरएचएस में बच रहा है माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। परफेक्ट। एलएचएस का ये जो टर्म है ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा, आरएचएस में जाकर के हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आरएचएस में पहुंच गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड ऑलरेडी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फाइनली मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, मुझे v साइन अल्फा की क्या वैल्यू मिलेगी मैं बताता हूं। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बिकम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। परफेक्ट। 1 माइनस हाफ इज हाफ, तब उस हिसाब से हमको ये वैल्यू मिली। और मुझे v साइन अल्फा के लिए भी अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, मुझे रूट निकालना पड़ेगा। तो यू स्क्वायर के रूट की वैल्यू हो जाएगी यू, साइन स्क्वायर थीटा के रूट की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, एंड जो डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 बचा था उसके रूट की वैल्यू हो जाएगी रूट 2। और ये मेरी v साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इसकी मदद से मैं बड़े आराम से पावर की वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो मुझे जगह के लिए मैं अगले पेज में की तरफ चलता हूं ताकि मैं आपको प्रॉब्लम समझा सकूं। तो इसी p की वैल्यू हम लिखने वाले हैं, p इक्वल टू एम जी इंटू वी साइन अल्फा इंटू कॉस 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी। तो फाइनली पावर हो जाएगा माइनस एम जी, एंड जो भी हमने v साइन अल्फा की वैल्यू ऑब्टेन की उसको यहां पर पुट कर देते हैं। तो v साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, ये थी u साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2, और यही हमारे पावर की वैल्यू हो जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पॉइंट पे पावर की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस एम जी यू साइन थीटा बाई रूट 2। लेकिन एक पॉइंट और है सेम लेवल पे जो कि यहां पर कहीं पर आएगा, और यहां पर अगर मैं देखूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड, एंड जो भी वेलोसिटी v होगी उसने जो एंगल फॉर्म किया होगा इट विल बी एन एक्यूट एंगल, है ना। यहां पर जो f एंड v के बीच में एंगल है वो एक्यूट है, बट यहां पर देखें f एंड v के बीच में जो एंगल था वो था ऑब्ट्यूज, और इसीलिए इस पॉइंट पे जो पावर की डिलीवरी थी वो नेगेटिव थी। बट यहां पर पावर की डिलीवरी क्या हो जाएगी, इट विल बी पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि फोर्स एंड v की मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आएगा, f जितना इस पॉइंट पे है एग्जैक्टली f यहां पर भी है, एंड जो भी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे आई है वही वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सिमेट्री के कारण इस पॉइंट पे आएगी, बट पावर हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। और इसीलिए हमारा फाइनल आंसर ए का होगा प्लस माइनस एम जी यू साइन थीटा बाई रूट 2। एक पॉइंट पे पावर की डिलीवरी है नेगेटिव, अदर पॉइंट पे पावर की डिलीवरी पॉजिटिव, और इसीलिए हमारा ए का आंसर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बी की। तो बी में पूछा है पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो क्योंकि अब हमारी पावर p की वैल्यू है f डॉट v, और क्योंकि हमने ये भी सीखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही पावर की डिलीवरी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी पावर की डिलीवरी नहीं हो सकती, और इसीलिए हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं f डॉट v परपेंडिकुलर। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि कोई पावर की डिलीवरी होनी ही नहीं है तो क्यों लिखें, उस केस में तो पावर 0 है हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल की तरफ ही हमको दिमाग लगाना चाहिए। और यहां पर एक बात ये भी समझ में आ रही है कि फोर्स है नीचे की तरफ, वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, और इसीलिए फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में रहने वाला एंगल होगा 180, और इसलिए यहां पर मुझे cos 180 डिग्री पुट करना चाहिए। सो फाइनली एक बार में आंसर आ सकता है, f की जगह में लिख दिया हमने mg। अब मुझे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मेरी इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा प्लस एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस जी, एंड टाइम t के फॉर्म में ही हमें आंसर बताना है। तो फाइनली मेरी v की वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा माइनस जी टी, और यही वैल्यू v की मुझे यहां पर, या v परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर मुझे पुट कर देनी चाहिए। तो यहां पर मुझे लिख देना है u साइन थीटा माइनस जी टी, यहां पे टाइम इक्वेशन में शामिल हो गया, एंड cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है माइनस एम जी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। और एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सो माइनस एम जी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी, जो हमारे क्वेश्चन बी का एकदम, या पार्ट बी का हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रॉब्लम को आपको एकदम अच्छे से समझना है। यहां पर भी आप देखिए हमने
पावर के क्वेश्चंस को प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ लिंक करके सॉल्व किया, और इसी तरीके से जनरली 2 या 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिल करके आपका एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्मुलेट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन इंजन पंप्स 1200 kg of water through a height of 20 meter in 5 minutes. Find the power of the engine if its efficiency is 80%. यहां पर देखिए एफिशिएंसी की वैल्यू हमें 80% गिवन है, और एफिशिएंसी के बारे में भी हमने पढ़ा। तो एफिशिएंसी क्या होती है? ये होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इसका ये मतलब है कि आपने जितना भी इनपुट पावर दिया था उसका सिर्फ 80% ही वर्क या हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वर्क का या फिर जो हमारा आउटपुट था उसकी तरफ कन्वर्ट हो पाया, बाकी 20% यहां पर लॉस हुआ इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसलिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 80%, मतलब हमारे आउटपुट अपॉन इनपुट की वैल्यू हो गई 80 और इंटू 100 करना चाहिए इक्वल्स टू 80। तो ये हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू हो गई। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमको बताना है कि उसका पावर कितना रहा होगा। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि हमारा आउटपुट पावर कितना है। तो यहां पर वर्क करने वाला कौन है? यहां पर वर्क करने वाली है हमारी पंप, और पंप को हम यहां पर एक एक्सटर्नल एजेंट मान सकते हैं। तो यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय पंप, दैट इज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमने क्या सीखा? हमने सीखा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। याद करिए, हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को क्या लिखा? हमने लिखा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, और यहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के बारे में कोई जानकारी है भी नहीं। अब यहां पर पंप ने क्या किया है? पानी को 20 मीटर लिफ्ट किया है। तो यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि पानी पहले भी स्टैटिक था, एंड जब वो टैंक में पहुंच गया 20 मीटर ऊपर पहुंच गया तब भी वहां पर वो रेस्ट में है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी के चेंज को लेकर के हम एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि इसको हम जीरो लेंगे। हम काइनेटिक एनर्जी के चेंज को लेकर के यहां पर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, और इसीलिए यहां पर जो भी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आया होगा वो चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आए बदलाव के कारण ही रहा होगा। यहां पर किसी भी तरह का काइनेटिक एनर्जी के बदलाव को लेकर के क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि शुरुआत में और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सेम थी, इक्वल थी, और इसीलिए चेंज यहां पर जीरो है। तो फाइनली यहां पर हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। तो मास हमको दिया है 1200, g की वैल्यू हमें लेनी है 10 एंड h की वैल्यू हो गई 20। सो हमारा जो अल्टीमेटली पंप के द्वारा किया वर्क है वो हो गया 12 इंटू 2 24, 1 2 3 4, है ना? इतना जूल का हमारा वर्क डन है। नाउ अब हमको बताना है कि उसका आउटपुट पावर कितना होगा। तो आउटपुट पावर की अगर मैं बात करूं तो कितना वर्क किया उसने? वर्क किया 240000 जूल का, एंड उसके लिए समय लिया उसने 5 मिनट। तो हमने रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही पावर कहा था, तो यहां पर मुझे टाइम की वैल्यू को डिवाइड कर देना चाहिए। सो टाइम हो गया 5 इंटू 60 सेकेंड। सो नाउ 1 0 1 0 मैं कैंसिल कर देता हूं। फाइनली 5 इंटू 6 बिकम्स 30। 30 के लिए मैं 1 0 और कैंसिल कर सकता हूं, तो यहां पर बचेगा 3। 2400 by 3 becomes 800 वॉट। तो 800 वॉट का यहां पर क्या है? मेरा आउटपुट पावर है। और हमें बताना क्या है कि उस पंप का क्या पावर है, उसकी क्या रेटिंग है। तो इसीलिए मुझे बताना है यहां पर इनपुट पावर, है ना? आउटपुट तो मुझे पता चल गया, तो आउटपुट की जगह मैं लिख देता हूं 800। इनपुट पावर मुझे बताना है कि पंप का क्या पावर इनपुट है, इन 200 की वैल्यू हो गई 80, और यहां पर सॉल्व करते ही हमें इनपुट पावर की वैल्यू मिल जाएगी। सो इनपुट पावर विल बी इक्वल टू, सो इनपुट पावर को मैं RHS की तरफ ले लेता हूं एंड 80 को डिवाइड कर देता हूं। 800 by 80 बिकम्स 10, 10 इंटू 100 बिकम्स 1000। सो 1000 वोट का यहां पर हमारा क्या होगा? पंप का इनपुट पावर होगा, जो इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द पोजिशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज गिवन बाय x इक्वल टू t क्यूब प्लस 2t, फाइंड पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, एकदम परफेक्ट बात है। तो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड हमें पावर पूछा गया है, और क्योंकि यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू पूछी गई है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हो गया f डॉट v, जिसको मैं लिख सकता हूं एफ वी कॉस थीटा, एंड फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। तो ये हमें निकालना है। अब यहां पर क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, तो जिस तरफ बॉडी एक्सीलरेट होगी उसी तरफ बॉडी की वेलोसिटी भी होनी चाहिए, और इसीलिए थीटा को लेकर के यहां पर हम 0 डिग्री पुट कर सकेंगे, एंड कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 1। तो अब मुझे किसकी जरूरत है?
मुझे जरूरत है V की एंड A की, M की जानकारी तो मुझे 3 kg गिवन है। अब क्योंकि मुझे X की वैल्यू दिया हुआ है, अब क्योंकि हम जानते हैं X की वैल्यू T क्यूब प्लस 2T है, तो V निकालने के लिए मैं क्या करूं, याद करिए फिर से काइनेमेटिक्स, V की वैल्यू होती है dx बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। तो यहां पर हम पावर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काइनेमेटिक्स की मदद ले रहे हैं। तो यहां पर हमने हर सवाल में देखा कि हम अदर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी शामिल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और उस हिसाब से आपको dx बाई dt कर देना है। तो t क्यूब के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर एंड प्लस 2t के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी +2। तो हमको जिस पर्टिकुलर टाइम पे पावर पूछा है उस पर्टिकुलर टाइम पे ही हमको वेलोसिटी की जरूरत है, और इसीलिए यहाँ पे t की जगह में मुझे 4 पुट कर देना चाहिए। सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 इंटू 3 विल बिकम 48 प्लस 2 विल बिकम 50, तो 50 मीटर पर सेकेंड की वहां पर वेलोसिटी रही होगी। अब मुझे चाहिए एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है dv बाई dt। तो जो भी हमने वेलोसिटी v ऑब्टेन किया, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो 3t स्क्वायर के लिए 3 कांस्टेंट तो बाहर, t स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 2t, एंड जहां तक 2 का बात है 2 के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 0। सो फाइनली वैल्यू आ गई 60। और क्योंकि मुझे एक्सीलरेशन भी 4 सेकेंड का ही चाहिए, क्योंकि मुझे इंस्टेंट की पावर पूछी गई है, तो यहां पर t की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मेरी एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई। तो अब मुझे चाहिए था पावर, जो कि था फोर्स इनटू वेलोसिटी, जो कि था एफ वी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू हम एम ए लिख सकते हैं, वी अपनी जगह, एंड कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको बताया 0 डिग्री होगी, और इसलिए यहां पर फाइनली पावर की वैल्यू आ गई। तो एम की जगह में 3, एक्सीलरेशन की जगह में 24, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो गई 50, एंड कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1। सॉल्व करते ही आंसर। सो यहां पर 3 इंटू 24 विल बिकम 72 इंटू 50। नाउ 72 इंटू 5 बिकम्स 360, एक जीरो और लगेगा 50 का, तो फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा 3600 वॉट, और ये इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर p। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, find the force on the particle at time t or force as a function of time। a very important question, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बट एक बार आप ट्राई जरूर करेंगे। तो हमको बोला है कि एक पार्टिकल है m मास की, जिसपे एक मशीन पावर डिलीवरी कर रहा है एंड पावर कांस्टेंट है। तो यहां पर हम कह सकते हैं p कांस्टेंट है, ठीक। अब किसी भी इंस्टेंट पे पावर बदलना नहीं चाहिए, मतलब क्या है कि यहां पर इंस्टेंटेनियस जो पावर होगी वो कांस्टेंट होगी, जिसकी वैल्यू हमें p गिवन है। तो यहां पर हम डेफिनेटली लिख सकते हैं कि एफ वी की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज पावर p कांस्टेंट है। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है फोर्स। मुझे फोर्स की जरूरत है, एंड फोर्स किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का फंक्शन होना चाहिए। तो अगर मुझे फोर्स की जरूरत है तो फोर्स हमारा पावर अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा, और पावर अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो अगर मुझे स्पीड की वैल्यू मिल गई, अगर मैं स्पीड की वैल्यू निकाल लिया और उस वैल्यू को p से डिवाइड कर दिया, तो एक बार में मुझे आंसर मिल जाएगा। मुझे f चाहिए, बट f के लिए मुझे v को डिवाइड करना पड़ेगा, एंड v की वैल्यू मुझे फिलहाल तक नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि किस मोमेंट पे v की क्या वैल्यू होगी। तो मेरी सारी कोशिश यहां पर अब क्या है, v निकालने की है। देखिए मैं यहां पर जो कोशिश कर रहा हूं, आपको सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं आपको उस थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं कि किस वे में आप एक सवाल को पढ़ के समझेंगे, एंड समझ करके फिर आप किस वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। हम यहां पर थिंकिंग एबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, हम हमारे थिंकिंग प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से हम एक क्वेश्चन को सोचें, एक क्वेश्चन को समझें, एंड सोचें कि किस कॉन्सेप्ट के थ्रू, किस पाथ के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे कि जाकर के हम हमारे फाइनल आंसर तक पहुंच सकें। तो यहां पर सारी की सारी कोशिश थिंकिंग एबिलिटी पे है, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आपके सामने नए नए सवाल होते हैं। तो जब तक आप सोचने के तरीके पे वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे वर्क नहीं करेंगे, आप नए नए सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को याद मत करिए, उसको सॉल्व करने के तरीके को सीखिए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे क्या चाहिए, मुझे v की वैल्यू निकालनी है। अगर f चाहिए तो मुझे v निकालना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि हम v तक पहुंचे कैसे। तो यहां पर मुझे एक मास की जानकारी दी है पार्टिकल की, तो मैं सोच सकता हूं कि f की जगह में अगर मैं ma लिख दूं
तो ए मुझे मिला एंड वी मुझे चाहिए। अब ए को भी तो मैं वी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, और ए को एक बार मैं वी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूं, मैं वहां से वी पहले निकाल लूंगा और फिर उस ऑब्टेंड वी की वैल्यू को यहां पर पुट करके मैं एफ की वैल्यू निकाल लूंगा। अब देखिए हम कैसे, एक स्टेप हम पीछे जा रहे हैं, फिर हम एक स्टेप आगे जाएंगे। तो क्योंकि मुझे वी की जरूरत है तो मुझे एफ की मदद से वी तक घुसना पड़ेगा। तो मैं एफ की जगह में लिख देता हूं एम ए, वी अपनी जगह पर है जिसकी वैल्यू है पी। अब देखिए एम को रहने दो अपनी जगह पर, अब मुझे चाहिए v, मेरी सारी कोशिश v निकालने की है। अब मैं क्या करता हूं, a को हटाता हूं v के टर्म्स में, और a को v के टर्म्स में हटाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं a की जगह में dv बाई dt, और ये v अपनी जगह पर है, और यहां पर हमारा RHS बन गया p। और देखिए क्योंकि यहां पर मुझे टाइम को शामिल करना था, क्योंकि मुझे टाइम को इंक्लूड करना था, मेरा टाइम यहां पर इंक्लूड हो गया। आपको पता है एक्सीलरेशन के दो फॉर्मूले, एक होता है a इक्वल्स टू dv बाई dt, और एक और फॉर्मूला होता है v इंटू dv बाई dx। अगर यहां पर आपको पावर की वैल्यू जो दी है उसमें फोर्स आपको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन पूछता है, यहां पे जैसे हमको फोर्स पूछा गया इन टर्म्स ऑफ टाइम, अगर आपको फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन पूछता तब मैं यहां पर a की वैल्यू को dv बाई dt पुट नहीं करता, मैं पुट करता v dv बाई dx, ताकि मेरी इक्वेशन में x शामिल होकर के मुझे पोजीशन के टर्म्स में आंसर मिल पाता। अब क्योंकि सवाल मुझे टाइम को शामिल करना है तो मैं a की जगह में dv बाई dt लिखता हूं, और अब मुझे v इन टर्म्स ऑफ t मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पर हमारा p हो गया RHS में। सो फाइनली v dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, v dv हो जाएगा p बाई m इंटू dt। अब v dv से मुझे v निकालने में क्या करूं, तो ऑब्वियसली यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, dv को v में बदलना है तो इंटीग्रेट ही तो करेंगे हम, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करिए। तो इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ v dv विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p बाई m dt। v dv के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर बाई 2, एंड अगेन हमको इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो दी गई थी, तो अगर मैं लोअर लिमिट जीरो पुट करूं एट टाइम t इक्वल टू जीरो एंड एट टाइम t इक्वल टू t, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी को v लिखूं तो यहां पर मेरा लोअर लिमिट जीरो एंड अपर लिमिट v आ सकता है। तो यहां पर मेरी v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट v, p एंड m दोनों कांस्टेंट दिए हैं बाहर, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगी जीरो अपर लिमिट हो जाएगी t। तो फाइनली अब मुझे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से भी v स्क्वायर बाई 2 ही मिल रहा है, जिसकी वैल्यू आ गई p बाई m इंटू t माइनस जीरो दैट इज t। सो फाइनली v की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 2p बाई m इंटू t ओवर रूट। मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, उससे मिलेगा v स्क्वायर, v के लिए मुझे रूट निकालना पड़ा, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, मुझे v की वैल्यू मिल गई। अब मैं इस इक्वेशन में वापस लौटता हूं। अब क्योंकि मुझे फोर्स की वैल्यू पूछी गई है तो फोर्स हो जाएगा पावर अपॉन स्पीड, एंड स्पीड जो मुझे नहीं मालूम था अब मालूम है, और v की वैल्यू यहां पर अगर मैं पुट कर दूं तो क्या पुट करूंगा, रूट 2p बाई m इंटू टी। अब आप देखिए मुझे क्या मिलने वाला है, सो फाइनल आंसर रूट। अब देखिए डिनोमिनेटर में रूट p है, न्यूमरेटर में p है, तो यहां पर रूट p कैंसिल करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, मेरे पास रूट p बचेगा। इस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का जो रूट m है वो न्यूमरेटर में आ गया, परफेक्ट। यहां पर 2 रूट के अंदर बचा हुआ है, एंड डिनोमिनेटर में अभी मेरे पास रूट t बाकी है, जिसको मैं लिख सकता हूं t टू द पावर माइनस हाफ, और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए यहां पर सॉल्व किया, एकदम ध्यान से समझिएगा और बार बार इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाकर के आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू रो अ बोट विथ कांस्टेंट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। इफ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्स 2 किलोवाट, हाउ मच पावर डज अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर। मैं समझाता हूं सवाल को। एक बोट को चलाने के लिए हमें जो फोर्स लगाना है उस बोट की स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना ज्यादा स्पीड करेंगे आपको उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि जब हमको इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करनी थी तब पावर की वैल्यू 2 किलोवाट थी। तो अब अगर हम उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करेंगे तो कितना पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो आपके पावर की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं। आसान है क्वेश्चन। तो हम जानते हैं पावर इक्वल्स टू एफ वी, और हमें क्या बोला गया है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इंप्लाइज दैट मैं कह सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू
कांस्टेंट टाइम v, एक कांस्टेंट टाइम v हो जाना चाहिए। और उस हिसाब से अब मेरी पावर की वैल्यू क्या होगी, अब पावर p हो जाएगा kv इंटू वी दैट इक्वल्स टू kv स्क्वायर। अगर आपके मन में ये था डाउट कि यहां पर मैंने एफ वी कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा, तब यहां पर कॉस थीटा को हम 1 मान के चल रहे हैं, कंसीडरिंग फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए यहां पर थीटा को लेकर के ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि मुझे P एंड V के बीच में रिलेशन मिल गया, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है। अब मैं लिख सकता हूं P1 बाई P2 विल बी इक्वल टू KV1 स्क्वायर अपॉन KV2 स्क्वायर, एंड जो भी कांस्टेंट रहा हो वो आपस में अब कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली पहले पावर की वैल्यू कितनी थी, पहले पावर की वैल्यू थी 2 किलोवाट डिवाइडेड बाय, मैं किलोवाट में अपनी यूनिट को रख रहा हूं ताकि आंसर मुझे किलोवाट में मिल जाए। P2 बताना चाहते हैं, पहले स्पीड की वैल्यू कितनी थी 5 थी, 5 का स्क्वायर हो गया 25, नाउ बाद में स्पीड 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, एंड 25 बाई 100 की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो फाइनली P2 के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो P2 इंटू 1 विल बिकम P2 एंड 2 इंटू 4 विल बिकम 8 किलोवाट, और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का एंड इस चैप्टर का, समझाता हूं आपको। सो पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी v इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स f इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप न्यूटन, फाइंड द पावर डिलीवर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन हो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, तब उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अब उस हिसाब से अगर मुझे f डॉट v की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि मुझे पावर पूछा गया है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू fx vx प्लस fy vy प्लस fz vz। सेम वे में हमको यहां पर फोर्स की x कंपोनेंट के साथ वेलोसिटी की x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस फोर्स की y कंपोनेंट के साथ वेलोसिटी की y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस फोर्स की z कंपोनेंट के साथ वेलोसिटी की z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। और डॉट प्रोडक्ट भी मैंने आपको इस चैप्टर की पहली क्लास में बहुत ही डिटेल में सिखाया हुआ है। मैंने आपको हर वो चीज सिखाई हुई है जो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है ना। तो देखिए नाउ, तो फोर्स की x कंपोनेंट हो गई 2, वेलोसिटी की x कंपोनेंट हो गई 3, प्लस फोर्स की y कंपोनेंट हो गई 4, वेलोसिटी की y कंपोनेंट हो गई -2, फोर्स की z कंपोनेंट हो गई 1, वेलोसिटी की z कंपोनेंट हो गई 4, और फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 4 इंटू -2 इज -8 प्लस 1 इंटू 4 इज 4। So 6 minus 8 is -2 plus 4, so आंसर विल बी 2 वॉट, और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। तो मैंने एकदम कोशिश की है कि आपको मैं वो हर चीज सिखा सकूं या सिखाऊं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और मैंने हर वो चीज आपको इस चैप्टर की सिखाई जो आपको आनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए, मैंने डायरेक्टली नीट एंड जेईई के जो क्वेश्चंस है उनको आपके सामने सॉल्व किया, एक सिस्टमेटिक वे में मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट एंड टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजों को समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर है जो मैंने सिखाया आपके लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, एंड डेफिनेटली आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उसी नोट पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।